वायरलेस नेटवर्क। तो इससे पहले हमने अपना वायरलेस बेसिक्स के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करी थी कि वायरलेस नेटवर्किंग आखिर क्या होती है। कि जब भी हम अपना कोई नेटवर्क बनाते हैं और उसको हमने वायरलेसली कनेक्ट कर दिया, तो आपका क्या होता है, वायरलेस नेटवर्क हो जाता है। आपका हमेशा नेटवर्क दो ही तरीके से बनता है, या तो आप उसको वायर से कनेक्ट करो या वायरलेस कनेक्ट करो, यही दोनों वे हो सकते हैं। तो जब भी हम इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कर देते हैं, ठीक है, फॉर शेयरिंग डेटा वायरलेसली, तो आपका वायरलेस नेटवर्क होगा। अब वायरलेस अगर हम नेटवर्क बना रहे हैं, तो हमें उसी अकॉर्डिंग वायरलेस डिवाइसेस की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। यानी कि जो वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी कि राउटर है, वो भी हमारे पास में वायरलेस होना चाहिए। एक्सेस पॉइंट है, वो भी वायरलेस होना चाहिए। अब हम वाईफाई से कनेक्ट होंगे, तो हमारी डिवाइसेस के अंदर वायरलेस भी होना चाहिए, है ना। अब हम हमारे पास अगर लैंडलाइन है, तो लैंडलाइन के अंदर हम वायरलेस नहीं कनेक्ट कर सकते। बट हमारे पास में आपका मोबाइल फोन जैसी चीजें हैं, हमारे पास में स्मार्ट वॉच जैसी चीजें, उन सभी के अंदर अगर वायरलेस वाईफाई आपका सपोर्ट करता है, तो हम इजिली कनेक्ट कर सकते हैं आपका। तो वायरलेस की आपकी टर्मिनोलॉजी वही सब इसके अंदर आपका पता है। तो इसके अंदर आ जाता है सबसे पहला आपका जीएसएम, आपके मोबाइल सिम्स, ठीक है, जीएसएम। तो इसका कुछ ग्लोबल समथिंग कुछ इसका मॉड्यूल बोला जाता है इसको। तो जीएसएम आपका क्या है, एक यूनिवर्सल सिस्टम है, यूज फॉर मोबाइल ट्रांसपोर्टेशन फॉर वायरलेस आपका नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। कि अगर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसे कोई भी नेटवर्क यूज करना चाहते हैं, तो हमारे पास में जो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो मोबाइल फोन और सिम है। कि अगर आप इंटरनेट जहां पर भी चलाना चाहते हो, किसी भी लोकेशन में जाओ, आप इजिली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो बिना किसी वायर के। तो ये भी आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी हुई। इसी तरीके से आपका जब सीडीएमए सिम चलती थी, सीडीएमए समझ रहे हो ना, टाटा डोकोमो टाइप चलती थी आपकी, टाटा इंडिकोम जैसी सिमें चलती थी, जो कि सिर्फ पर्टिकुलर उसी फोन के अंदर ही आपकी चलती थी, और किसी फोन के अंदर वो सिम नहीं चलती थी। वो भी आपके क्या था, वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर था। आपके 2G सिग्नल्स हो चुके हैं, 3G सिग्नल, 4G सिग्नल, 5G अब हम यूज करते हैं। ये भी सब आपके मोबाइल ट्रांसपोर्टेशन डेटा के लिए हम यूज करते हैं। ये भी आपके सब क्या है, वायरलेस नेटवर्क के अंदर ही हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। वायरलेस नेटवर्क ही आपका, हम अपना नॉर्मल वाईफाई यूज करते हैं, ये भी आपका वायरलेस। वही चीज आपके सामने बताई हुई है। आपका हॉटस्पॉट है, हमें अगर इंटरनेट एक्सेस करना होता है, तो हम अपने मोबाइल फोन का हॉटस्पॉट ओपन करते हैं, सामने वाला उसी हॉटस्पॉट का यूज करके इंटरनेट से कनेक्ट होकर यूज कर सकता है, वो भी हम वायरलेस कर रहे हैं। तो वही सारे आपके सामने इसमें जो हम जनरल टर्म यूज करते हैं, वो है इसके अंदर आपकी टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो मुझे कोई जैसे कोई बताएगा SSID क्या होता है, BSSID क्या होगा, ESSID क्या होता है, आपका STA क्या होता है, ये हमने अपने वाईफाई के अंदर पढ़े हैं नेटवर्किंग के अंदर। तो कोई बताना चाहेगा? हाँ सर, SSID मतलब सर वो पर्टिकुलर वाईफाई का नाम होता है, और सर BSSID ब्रॉडकास्टिंग के लिए होती है मे बी। ठीक है। हाँ, तो SSID की फुल फॉर्म होती है आपकी सर्विस सेट आइडेंटिफायर। की जो भी हमने अपने पास राउटर लगाया हुआ है, जिसके भी वाईफाई सिग्नल से हम कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको SSID, यानी कि अगर आपने अपने घर पे राउटर लगा रखा है और अपने अपने घर के राउटर का नाम कुछ भी रख रखा है, जैसे आपने अपने नाम पे रख रखा है, तो वो जो नेम है वो SSID होगा, ठीक है। अब हमें इंटरनेट कौन प्रोवाइड करवा रहा है, राउटर से हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है। तो राउटर का एक हार्डवेयर डिवाइस है, और हर हार्डवेयर डिवाइस का आपका क्या होता है, एक मैक एड्रेस होगा, है ना। तो वो जो राउटर का मैक एड्रेस है, जो कि हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करवा रहा है, उसका मैक एड्रेस होता है आपका BSSID। बी मतलब आपका ब्रॉडकास्ट, समझ रहे हो। आपका ब्रॉडकास्ट आईडी भी कह सकते हो, बेसिक सर्विस आइडेंटिफायर भी कह सकते हो। समझ आ रही है। अब आपने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ओपन किया, आपने किसी के साथ भी अपना डेटा शेयर करा, सामने वाला पर्सन कनेक्ट हो गया, तो आपके जो मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट का जो नेम है, वो आपकी SSID है। और जो आपका डिवाइस का जो मैक एड्रेस है, जिससे भी आप शेयर कर रहे हो, वो आपका BSSID हो जाएगा। इसको मैक एड्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत एक सिंपल सी टर्म है। इसी के अंदर हम अपनी एक टर्म यूज करते हैं, आपका STA। STA मतलब होता है आपका स्टेशन, ठीक है, स्टेशन की शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई है, FTA, स्टेशन। तो स्टेशन मीन्स कि वो डिवाइसेस जो कि वाईफाई का यूज करके कनेक्ट होंगी। समझ रहे हो कि घर में हमने राउटर लगा लिया, तो राउटर आपका क्या है, एक मेन है जिसको कि सिग्नल प्रोवाइड करवा रहा है। अब आप उस वाईफाई से अपना मोबाइल फोन भी कनेक्ट करोगे, अपनी स्मार्ट वॉच भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर हमारे पास में स्मार्ट टीवी जैसी कोई चीजें हैं, तो आप स्मार्ट टीवी भी कनेक्ट करोगे। तो ये जो डिवाइसेस हैं जो कि वाईफाई से कनेक्ट हो रही हैं, इन सबको आपका स्टेशन बोलते हैं। आ रहा है समझ में जो बता रहा हूँ, स्टेशन बोलते हैं इनको आपको लेके। इसी नेक्स्ट इसके अंदर हम यूज करते हैं आपका AP, एक्सेस पॉइंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक्सेस पॉइंट। तो देखो,
आपको एक सिंपल सी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि राउटर से तो आप कनेक्ट हो जाओगे, राउटर से अगर हमने राउटर में नहीं लगा रखा तो राउटर से आप कनेक्ट हो जाओगे, इजीली कनेक्ट हो जाओगे। बट आपके सामने क्या लिखा आएगा? नो इंटरनेट, है ना? नो इंटरनेट लिखा आएगा। राउटर मतलब आपको इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, और राउटर कभी एक्चुअल में इंटरनेट प्रोवाइड करवाता भी नहीं है। जिस भी हम आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम इंटरनेट लेते हैं, तो वो हमारे राउटर को एक एक एक्सेस पॉइंट देता है, एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करके देता है जिससे हम इंटरनेट अपने राउटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो वे है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इस जिससे हम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं अपने राउटर के थ्रू, ये होता है आपका एक्सेस पॉइंट। आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग ओपन कर लो, जैसे किसी के पास है मान लो एयरटेल की सिम है, तो एयरटेल का जो एक्सेस पॉइंट है एयरटेल जीपीआरएस डॉट, ठीक है। आपका जियो है, जियो की अगर आप सिम यूज करते हो तो जियो नेट है उसके नाम से। तो हर एक के अपने अपने एक इस तरीके से एक्सेस पॉइंट दे रखे हैं कि अगर हम जो भी डिवाइस के ऊपर इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो जो भी हमारे पास में सिम है, जो भी हमने वाईफाई नेटवर्क ले रखा है, तो वो प्रोवाइडर हमें एक्सेस पॉइंट देता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। दिया होता है ना एक्सेस पॉइंट आपका। समझ आ रही है ये चीज आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें? ठीक है। तो इसके अंदर जनरली देखो, जीएसएम आपको बता दिया, बैंडविड्थ आपको पता है, नेटवर्क की स्पीड मेरा 100 Mbps का प्लान है, मैंने 1 Gbps का प्लान लगाया हुआ है, तो ये क्या है, हमारे नेटवर्क की बैंडविड्थ है ना, बैंडविड्थ है। इसी तरीके से एक्सेस पॉइंट जो कि वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करवाता है हमारे इंटरनेट से। बीएसएसआईडी आपका क्या होगा? जो भी एपी है, एक्सेस पॉइंट जो भी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है, राउटर इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसका जो मैक एड्रेस होगा वो आपका क्या होगा, उसको बीएसएसआईडी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका आईएसएम बैंड आ जाता है। ये भी कुछ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जो कि आपके मेडिकल कम्युनिटीज और आपका जो भी इंडस्ट्रियल इनके अंदर यूज होता है। हम अपने स्कोप में इसको नहीं लेके चलेंगे। हॉटस्पॉट, आप किस चीज को समझते हो? हॉटस्पॉट आपका सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एक हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है, जिसका काम क्या है कि इंटरनेट को आगे स्पॉन्सर करना, दूसरे पर्सन को शेयरिंग करना। आपके इंटरनेट को अगर आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर आप कर सकते हो आपके हॉटस्पॉट से। तीन तरीके की आपकी हमेशा टेथरिंग हो सकती है, तीन तरीके से आप शेयर कर सकते हो हमेशा। एक ब्लूटूथ के थ्रू शेयर कर सकते हो, एक आप हॉटस्पॉट के थ्रू शेयर कर सकते हो, और एक आप यूएसबी के थ्रू भी शेयर कर सकते हो। तीन तरीके से आपके हॉटस्पॉट काम करते हैं, है ना? तीन तरीके। हॉटस्पॉट मतलब डेटा शेयर करना, टेथरिंग भी बोल सकते हो उसको आप, या वायरलेस टेथरिंग भी, यानी हॉटस्पॉट से भी कर सकते हो आप। अगर ब्लूटूथ से भी आप डेटा अपना शेयर कर सकते हो, नेटवर्क जो भी कर सकते हैं हम, इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो है यूएसबी टेथरिंग जिसको बोलते हैं, यूएसबी से भी आप कर सकते हो। और ये सब आपने किया भी होगा, जब भी हम हमारे लैपटॉप में इंटरनेट नहीं चलता है तो हम केबल लगाते हैं और केबल से यूएसबी टेथरिंग ओपन करते हैं, हमारे सामने चल जाता है। ठीक है। बट वो क्या आपका केबल का मीडियम है, बट हम वायरलेस की बात कर रहे हैं तो वायरलेस में आपका ब्लूटूथ और आपका जो ये हॉटस्पॉट है, ये दोनों के दोनों आपके हम यूज करते हैं। उसके बाद आपका एसोसिएशन आ जाता है। एसोसिएशन अभी मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है, मतलब कनेक्शन। जैसे आपका टीसीपी का 3 वे हैंडशेक था, ऐसे ही वाईफाई के अंदर भी हमारे पास में हैंडशेक बनते हैं कम्युनिकेशन के लिए। कि ऐसा नहीं होता है कि आपके सामने कोई भी वाईफाई का सिग्नल आ रहा है, आपने उसमें पासवर्ड डाला और आप इंटरनेट चलाने लगे। उसके पीछे जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके पीछे जो प्रोसेस होता है उसको हम आपका वाईफाई 4 वे हैंडशेक बोलते हैं। जैसे टीसीपी है, अगर हमें किसी के साथ भी कनेक्शन बनाना है तो टीसीपी क्या करता है, आपका सीन पैकेट भेजता है, रिस्पॉन्स में सीन एक आता है और आप एक भेजते हो तो कम्युनिकेशन चलने लगता है, आपका डाटा शेयर होने लग जाता है। ऐसे ही आपके वाईफाई के अंदर भी होता है कि आप पहले रिक्वेस्ट भेजोगे, और रिक्वेस्ट को देख के आपके पास रिवर्ट करेगा, आप यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भेजोगे, वो भी कंफर्मेशन देगा, ओके आप ठीक हो सकते हो। तो वाईफाई आपने देखा भी होगा कि वाईफाई जब भी आप कनेक्ट करते हो तो ओपनिंग आईपी एड्रेस लिखा आता है। देखा है कभी आप? सबके पास आता है ओपनिंग आईपी एड्रेस लिखा आता है, या कनेक्टिंग लिखा आता है कुछ देर के लिए, कुछ मिली सेकेंड के लिए भी। तो वो क्या है, आपका एक्नॉलेजमेंट शेयर होती है। पढ़ेंगे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। तो वायरलेस नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। तो वायरलेस नेटवर्क रेफर्स टू द डब्ल्यू लैन। डब्ल्यू लैन की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। और आपको ये भी नेटवर्क के अंदर पता है कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, कि इंटरनेट इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, टू कवर ए स्मॉल एरिया। कि जब हम काफी छोटे एरिया को कवर अप करने के लिए अपने नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड लैन। ठीक है। बट यहाँ पर आपका डब्ल्यू लैन आ गया, इट मीन्स वायरलेस लैन की जब भी हम इंटरकनेक्शन ऑफ आपका कंप्यूटर्स करेंगे डेटा शेयर करने के लिए वायरलेसली, देन वो आपका होगा डब्ल्यू लैन।
इसको लैन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वाईफाई जो हम यूज करते हैं, वायरलेस नेटवर्क होते हैं, हमेशा आपके शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं। आप एक स्मॉल एरिया के लिए, ऑफिस के लिए, बिल्डिंग के लिए मैक्सिमम इतना जा सकते हैं। इससे ज्यादा आपका वाईफाई जो है वो कभी एक्स्ट्रा नहीं जा सकता। सवाल है, तुरंत बोलता है कि क्लास सर ले लो और आगे सोता है। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क आपको समझ आया कि क्या बताया? इसको डब्ल्यू लैन भी बोल देते हैं। हम अपनी टर्म यूज करते हैं वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म आपको पहले भी बता दी गई है, फिर भी आपको बता देता हूँ। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है कि वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी आप बोल इसको बोलते हैं हम, वाईफाई की फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में। आई ट्रिपली नेटवर्क के अंदर हमने बार बार यूज करा है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ इस तरीके का है ये। तो इसने आपका वाईफाई के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है 802.11। ठीक है, ये आपका किसके लिए है? डब्ल्यू लैन के लिए। कि वाईफाई जो भी हम एक्सेस करेंगे उसके लिए आई ने आपके लिए एक स्टैंडर्ड रिजर्व किया हुआ है 802.11। समझ आ रहा है? ये डब्ल्यू लैन के लिए। और अगर मैं डब्ल्यू मैन का पूछूं तो ये तो लैन है। हमने टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ा था, मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो अगर मुझे एक सिटी को वायरलेसली कनेक्ट करना है, और कर भी सकते हैं, एक सिटी को मुझे वायरलेस कनेक्ट करना है, तो वहां पर हम आई का कौन सा स्टैंडर्ड यूज करेंगे? अगर किसी को पता है तो 16। ठीक है, तो डब्ल्यू लैन अगर आप एक लोकल एरिया नेटवर्क अगर आप वायरलेसली सेटअप कर रहे हो, तो उसके लिए आई का स्टैंडर्ड यूज करते हैं 802.11। और अगर हम एक सिटी के लिए वायरलेसली सेटअप कर रहे हैं, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन के लिए अगर हम सेटअप कर रहे हैं, तो वहां पर आई का आपको स्टैंडर्ड लगता है 802.16। ठीक है, डॉट डॉट्स 802.16 मत बोलना, इंटरव्यूअर अगर मेरे जैसा हुआ तो पहले ही निकाल देगा। डॉट 16 होगा, क्योंकि फुक्को के पॉइंट के बाद हमेशा वैल्यूज को सिंगल सिंगल बोला जाता है। 0.16 हो गया आपका। समझ आ गया कि डब्ल्यू लैन के लिए आपका 802.11 और आपका डब्ल्यू मैन के लिए 802.16। समझ आ गया दोनों चीजें? ठीक है, तो आपका क्या है, ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है विच अलो ए डिवाइस की, जो कि एक डिवाइस को अलो करता है इंटरनेट को, नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए विद एन एपी रेंज। आ गया कि एक्सेस पॉइंट की रेंज मेरे पास में जितनी होगी उतने तक ही मैं नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं कर सकता। एग्जाम्पल आपका ब्लूटूथ। ब्लूटूथ भी आपका एक तरीके से एक्सेस पॉइंट के बिहाफ पे काम करता है। 10 मीटर ब्लूटूथ की रेंज है। 10 मीटर, कई बार उससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम कैसे एरिया के अंदर हम डेटा शेयर कर रहे हैं। तो ब्लूटूथ की जो मैक्सिमम रेंज हम कई बार लेके चलते हैं, मैक्सिमम आपके 10 मीटर तक लेके चल सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे कहीं पर सर्च करोगे, कोई आपको 50 मीटर भी दिखा देगा, है ना, 50 मीटर भी दिखा देगा। बट जनरली हम 10 मीटर तक इसके अपनी लेके चलते हैं अपने डेटा को शेयर करने के लिए। ठीक है, तो इसकी हर एक की अपनी अपनी रेंज फिक्स करी हुई है आपका इस चीज के लिए। जैसे मैं अगर बात करूं, तो मेरे पास में ये वाईफाई, मेरे पास में एक वाईफाई है जिसके ऊपर एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, तो एंटीना जो होते हैं हमेशा आपके वाईफाई में, आपके घरों के अंदर भी आपके जो राउटर लगे होते हैं उनके ऊपर एंटीनाज होते हैं। डिपेंड करता है वो सिंगल बैंड का है या डुअल बैंड का है। एंटीना लगे होते हैं, तो जो भी आपके वाईफाई के अंदर एंटीनाज लगे होते हैं वो होते हैं आपके डीवीआई में, कि कितने आपका डीवीआई का है। ठीक है, जनरली आपके जो होते हैं 2.5 डीवीआई के होते हैं। और जो 2.5 डीवीआई होते हैं वो आपका वायरलेस नेटवर्क कैप्चर कर सकते हैं आपके 100 मीटर से 150 मीटर तक के नेटवर्क को। और 100 मीटर और 150 मीटर आपका काफी एनफ हो जाता है ना, अच्छी लेंथ हो जाती है आपकी। 100 मीटर काफी एनफ हो जाता है, छोटा तो नहीं होता ना 100 मीटर। तो ये जो आपके घरों में आप देखते हो कि हमने घर में राउटर लगा लिया, उसमें 4 एंटीने हैं, किसी में 2 एंटीने होते हैं, किसी में एक एंटीना होता है। जितने ज्यादा एंटीनास होंगे वो उतनी ही दूर की डिस्टेंस आपकी कवर करता है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कुछ? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? ठीक है, जाए तो पूछना मत, बस बैठे रहो। उसके बाद डिवाइसेस आपकी क्या क्या डिवाइसेस, जैसे आपके पर्सनल कंप्यूटर, आपके वीडियो गेम कंसोल हो गए, PS4 PS5 समथिंग, वो भी आपके वायरलेसली कनेक्ट, वाईफाई जरूरी है उनके लिए। तो ये आपके नेटवर्क से रिसोर्स से कनेक्ट होते हैं आपके एपी के थ्रू। आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि अगर आपको वायर्ड नेटवर्क को अगर आपस में कनेक्ट करना है, कंपनी की अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, कि वायर्ड के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते थे। एक डिपार्टमेंट मैंने एचआर का बनाया, वायर से कनेक्ट कर दिया। एक डिपार्टमेंट बनाया मैंने, वायर से कनेक्ट कर दिया। अब एचआर और आईटी डिपार्टमेंट के लिए मैंने क्या करा, बीच में एक वाईफाई लगा दिया। अब दोनों वाईफाई की एक्सेस ले सकते हैं, दोनों डिपार्टमेंट वायर्ड के साथ भी कनेक्ट हो गए।
है ना। ये किनके लिए होता है कि हमें अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करवाना है, समझ रहे हो, उस चीज के लिए। आपका मल्टी एक्सेस पॉइंट होगा, ये वीलैन जो हम यूज करते हैं हमने नेटवर्किंग के अंदर, आपका वीलैन करा था अगर आपको ध्यान हो, जिसमें हम क्या करते हैं अलग 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 डिपार्टमेंट बना दिए, और उसी अकॉर्डिंग हमारा जो स्विच है वो सबको अलग 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 एज ए सर्विस ट्रीट कर रहा है। किसी के लिए वीलैन 10 के लिए हमने एचआर बना दिया, वीलैन 10 को आईटी दे दिया, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, और हर डिपार्टमेंट अपने में ही मस्त है और अपने नेटवर्क के अंदर ही। तो ऐसे ही हम अपना वाईफाई के अंदर भी कर सकते हैं, मल्टीपल एसएसआईडी मल्टीपल हम बना सकते हैं इस चीज को लेके, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क प्रोवाइड करवाने के लिए। आपका लैन टू लैन दे दिया, आपका 2G 3G 4G 5G, वो तो भाई आपका वायरलेस नेटवर्क। ये तो इसी के आगे एक्सप्लेनेशन दी है टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क, ये जो हमने पीछे पढ़ा है आपका इन्हीं चीजों को लेके, कि द डिफरेंट टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क एक्सटेंशन टू ए वायर्ड नेटवर्क, कि जब भी हम अपने कोई भी वायर्ड नेटवर्क है मेरे पास में, मुझे अपने वायर्ड नेटवर्क को थोड़ा दूर कोई काफी एक्सपेंड करना है, तो इतनी दूर हम वायर नहीं ले जा सकते। ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप पजल होगे। जनरली आपको अपने माइंड सेट से करना है कि मेरे पास में ये ऑफिस है, या मेरे पास में टू ऊपर मैंने लैन का सेटअप कर दिया, मेरे को नीचे या सबसे ग्राउंड फ्लोर पे अगर मुझे नेटवर्क प्रोवाइड करवाना है, तो इतनी दूर के लिए लैन वैन का सेटअप करना काफी दिक्कत हो जाएगी, केबल आपको लगानी पड़ेगी, स्विच आपको करना पड़ेगा, वायर सेट करने तो दीवार के अंदर आपको कीले वगैरह ठोक के सब सारी चीजें सेटअप करना पड़ेगा, वो ज्यादा लगेगी। बट वहीं पर अगर हम अपना एक राउटर लगा दे जो कि वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करवा दे, तो इजीली जो भी फ्लोर है इजीली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं। हमारा जो भी लैन था हमने उसको एक्सटेंसिबल कर दिया, बढ़िया, हमारा यही आपका बताया होगा। ठीक है, इसको मैं ऑफ करता हूँ पहले, तो 1 सेकंड ओनली है। वायरलेस के स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो वायरलेस के आपके स्टैंडर्ड इस चार्ट को देख के आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि वाईफाई की रेंज कितनी होती है, मोबाइल की कितनी रेंज, 3G की कितनी, 4G कितनी, किसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड रिजर्व है। ये चार्ट आप देख के समझ सकते हो। जनरली इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, सिर्फ हमें 802.11 ही हम देखते हैं, बट फिर भी आपको अगर कई पर्सन को ऐसे रहता है कि मुझे देखना है, तो उस चीज के लिए आप देख सकते हो। 802.11 आपके डब्ल्यू लैन के लिए रिजर्व है। फ्रीक्वेंसी आपके 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज और 3.7, इन तीनों के ऊपर आपका ये काम करेगा। डीएसएस आपका फाइबर के लिए और आपका जो डायलअप के लिए, यानी केबल और आपका फाइबर दोनों के लिए चलता है। स्पीड आपकी 1 से 2 Mbps की इनके ऊपर चलती है, और 20 से 100 मीटर तक की हमारी मैक्सिमम रेंज इसकी जा सकती है। अगर मैं 1A की बात करूं, ये अलग अलग स्टैंडर्ड है, ABGN, ये हमारे पास में टाइप होते हैं। अगर आपको देखना हो तो मैं एक बार वाईफाई से कनेक्ट होता हूँ, देखते हैं ये मुझे अगर बता देता है तो। ये ABGN आपके सामने 100% दिखाएगा ही दिखाएगा। वाईफाई से कनेक्ट होगा, क्लिक करते हैं, और 5 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है, और आप यहाँ पर देख रहे हो वाईफाई का कौन सा स्टैंडर्ड मिला मुझे, 802.11 AC, यानी ये जो राउटर जो इस लैब के अंदर लगा हुआ है, ये आपका 802.111 यानी डब्ल्यू लैन पे यूज कर रहा है, बट साथ में आपका ए और सी ये दोनों यूज कर रहा है। तो देखिए अब आपका एसी क्या हो सकता है, एसी को देखें तो आपका इसके अंदर ए के लिए आपका मैक्सिमम स्पीड जो दी हुई है 5 गीगाहर्ट्ज की, देख रहे हो, ए आपका क्या है, 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पे चलता है, 2.4 पे आपका नहीं चलता, और 5 पे जो चलेगा वो आपके हाई स्पीड प्रोवाइड करवाएगा। तभी तो दो बैंड दिए ना, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज। 5 गीगाहर्ट्ज की आपकी रेंज शॉर्ट हो जाती है, बट वो आपको मैक्सिमम स्पीड देता है। 5 गीगाहर्ट्ज पे आपका काम करता है, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल पे आपका काम करता है, फुल फॉर्म ऑप्टिकल फाइबर पे जनरली आपका चलता है। मैक्सिमम स्पीड आपकी 54 Mbps तक जा सकती है, इसको आप एक बार अलग लेके चलोगे, और 500 मीटर से लेके 5,000 मीटर तक हम इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। AX आ गया, आगे इसके लिए ये बता दिया, AB आ गया, T आ गया, E आ गया, G आ गया, ये अलग 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 टेक्नोलॉजी हम लेके चलते हैं। जो आपके पास में जो 2.4 वाली थी ना, वो M थी, ये होती है वो N, तो इसकी जो स्पीड होती है मैक्सिमम 70 से 250 Mbps तक की जा सकती है। हाँ, रेंज सॉरी, 600 Mbps तक आपका जा सकता है। ठीक है, ब्लूटूथ है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ही काम करता है, स्पीड इसमें 25 से 50 Mbps रहती है, 10 मीटर से 240 मीटर तक। डिपेंड करता है कि आप ब्लूटूथ का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। अब जैसे लेटेस्ट आई थिंक आपका 4 की 5 सीरीज का है,
5 चल रहा है। तो लेटेस्ट आपके ब्लूटूथ वर्जन क्यों दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ पुराने वालों में ड्रॉबैक होंगे, तभी तो एक्सटेंशन उसका दिया जाता है। ठीक है। तो ये आपके साथ में इस तरीके का आपके लेके दिया होता है वाईफाई और ये सब। तो ए मैंने देखा जनरली मेरे पास में, ए के लिए मेरी स्पीड कितनी जा सकती है, 5000 मैक्सिमम आपकी 54 Mbps तक ये जा सकती है, और आगे आपका, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के लिए आपका यूज। अब आपका करते हैं वाईफाई ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, कि वाईफाई आपका कनेक्ट कैसे होता है। वाईफाई आपका कनेक्ट कैसे होता है, इस चीज के बारे में करेंगे कि वाईफाई तो हमने पढ़ लिया। अब वाईफाई के साथ में अगर हमें कनेक्ट होना है तो हम कैसे कनेक्ट होंगे, हमारे माइंडसेट में ये आता है। तो आपके पास हमेशा वाईफाई से कनेक्ट होने के दो प्रोसेस होते हैं। या तो आप या तो आप ओपन कनेक्ट हो, या तो बिना पासवर्ड के कनेक्ट हो, या पासवर्ड कनेक्ट करने को, दो ही तरीके के हो सकते हैं। या तो आप ओपन कनेक्ट हो, या तो शेयर्ड की जो भी आपके साथ की शेयर करी गई, या तो उसके थ्रू। तो ओपन वाले को हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ओपन वाले को कोई भी नहीं रखता है कि वाईफाई का आपका एक प्रोटोकॉल है जिसको हम ओपन बोलते हैं। सिक्योरिटी का एक समझ सकते हो, या कनेक्शन का प्रोटोकॉल समझ सकते हो। ओपन नेटवर्क आता है सबसे पहला। ओपन नेटवर्क क्या है आपका, कि हमारे वाईफाई सिग्नल जो है हर किसी के पास में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, हमारा वाईफाई का नेम जिस भी पर्सन को दिखा, या जिस भी पर्सन ने अपने फोन से सर्च किया, वो उस ओपन नेटवर्क पे क्लिक करेगा और डायरेक्ट कनेक्ट आपका हो जाएगा। उसे कोई भी पासवर्ड, कोई भी दूसरी चीज करने की कोई जरूरत नहीं है ना। कोई भी चीज डालने की, जस्ट कनेक्ट हुआ और आपका चला गया। इसमें आपका सिक्योरिटी कंसर्न क्या आ सकता है, कि अगर ओपन नेटवर्क है तो कोई भी पर्सन आपके नेटवर्क के अंदर स्नीफिंग कर सकता है। कनेक्ट होगा तो राउटर उसको आईपी भी देगा, और आईपी मिल गया तो वो क्या पूरे नेटवर्क के अंदर आपका मैन इन द मिडल अटैक जैसे है वो कर सकता है। एयर एरो डंप जैसी चीजें चला के, जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट है हमारे हेडफोन जैसे लगा लेते हैं गले में, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं वो डीडोस चला सकते हैं नेटवर्क के अंदर, की कोई बाकी दूसरे ने एक्सेस कर पाए, तो अटैकिंग का वहां पर हमारे सामने जो प्रायोरिटी है वो हाई हो जाएगी। उसके बाद फिर आपके हमारे पास में सेकंड क्या होता है वाईफाई का, पहला तो ओपन होता है, दूसरा क्या होता है आपका शेयर्ड की वाला होता है। तो शेयर्ड की के अंदर मतलब हमारे पास में कोई ना कोई की शेयर करी जाएगी। तो मैं आपको ये प्रॉपर वर्बली बता दूं कि स्लाइड से बताऊं प्रॉपर, स्लाइड से आपको कंफ्यूजन होगी, आप वर्बली बता देता हूँ, ठीक है। तो हम वाईफाई के अंदर आपके वाईफाई के अंदर हम टोटल आपके प्रोटोकॉल यूज करते हैं 4। ओपन वाले को छोड़ दिया हमने क्योंकि उसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, जस्ट आओ और चलाओ, ये आपका काम रहता है। ठीक है। तो वाईफाई सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, मेरे पास में होते हैं आपके 4 स्टैंडर्ड, 4 आपके प्रोटोकॉल यूज करते हैं। सबसे पहला आपका यूज करते हैं WEP, उसके बाद WPA 2 और आपका WPA 3। ये 4 हम यूज करते हैं, समझ आ रहा है ना, ऊपर से कुछ नहीं जा रहा। आपका आ जाता है सबसे पहले WEP। तो जब भी आपका वायरलेस आएगा, सबसे पहले आपका सिस्को ही लेके आया था। तो जब भी आपका सिस्को इस वायरलेस कंसेप्ट को लेके आया, तो उसका सबसे पहले आया ओपन नेटवर्क, कोई भी कनेक्ट हो जा रहा था। डीडोस अटैक जैसे परफॉर्म होने शुरू हुए, सारी चीजें शुरू हुई, तो सिस्को ने सबसे पहला आपका जो प्रोटोकॉल है वो IEEE की मदद से, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाया गया जिसको नाम दिया गया आपका WEP। WEP की फुल फॉर्म होती है आपकी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। समझ रहे हो, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। इक्विवेलेंट की स्पेलिंग तो समझ जाओगे ना, कि बताऊं। हाँ हाँ, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी आपका सबसे पहला आया किसमें, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सबसे पहला। अब इसके अंदर क्या करा गया, हमारे पास में इंप्लीमेंट कर दिया गया, सब राउटर के अंदर वो सब आने लग गया, सब स्विचेस के अंदर वो आने लग गया। इसके अंदर आपका पासवर्ड भी डलने लग गया। तो इसके अंदर आपकी एल्गोरिथम यूज करी गई RC4। ठीक है, एल्गोरिथम क्रिप्टोग्राफी जिसको बोलते हैं, आपको सबसे पहले एक एल्गोरिथम यूज करी गई RC4, जो कि क्या कर रही थी, सारे के सारे डेटा को इनक्रिप्ट कर दे रही थी, है ना। इनक्रिप्ट कर दे रही थी कि भाई ओपन वाले क्या कर रहे थे, डीडोस अटैक वगैरह कर दे रहे थे, सब चीजें कर दे रहे थे। तो उस चीज से बचने के लिए जो सबसे पहला आपका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आया जिसका नेम था आपका WEP, उसने क्या करा, एक आपकी एल्गोरिथम यूज करी जिसका नेम था RC4। और IEEE ने सोचा कि RC4 एल्गोरिथम लगाई गई है तो मेरा डेटा अब सेफ हो चुका है, वो जो भी पर्सन कनेक्ट होना चाहेगा वो पासवर्ड डाल के एंटर हो सकता है। ठीक है। अब अटैकर्स जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो अटैकर हमेशा उसको ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। तो जब WEP के ऊपर टेस्टिंग करी गई, अटैकर ने उसको अटैक करने की कोशिश करी गई, तो पता लगा कि RC4 आपकी सबसे वीक एल्गोरिथम है। ठीक है, सबसे वीक एल्गोरिथम है। और जब भी हम उसके अंदर कनेक्ट होने के लिए आपका पासवर्ड डाल रहे थे, तो एक अटैकर इजीली उसको मॉनिटर करके पासवर्ड आपका प्लेन टेक्स्ट के अंदर कैप्चर करवा रहा।
ठीक है, बाद में पता लगा कि वीक एल्गोरिथम, उसके अंदर आपका डीडोस या डोस अटैक की भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो उस डब्ल्यू को आपका प्रॉपरली बंद कर दिया गया, प्रॉपरली हटा दिया। ठीक है, IEEE ने उसको प्रॉपर हटा दिया। देन उसको आपका ओवरकम करने के लिए आया आपका एक नया स्टैंडर्ड WPA। WPA की फुल फॉर्म आपकी क्या थी? वायर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेस। उसकी क्या थी? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। और इसकी आपकी क्या थी? WPA की फुल फॉर्म वायर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है, वायर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेस आपका आया। तो इसके अंदर पहले वाले से थोड़ा सा सक्सेसर एक हमने दे दिया, कि एक अच्छी चीज हमने बना दी इसके अंदर, कि हमने डोस अटैक की प्रॉपर प्रोटेक्शन डाल दी। कि इसके अंदर डोस अटैक थोड़ा सा टिपिकल हो गया, पासवर्ड आपका नॉर्मल कैप्चर नहीं कर रहा था। बट IEEE ने सबसे बड़ी गलती इसके अंदर क्या कर दी, कि फिर से RC4 एल्गोरिथम डाल दी। ठीक है, और इसके साथ में एक नई एल्गोरिथम और ऐड कर दी, जिसका नाम दिया गया आपका TKIP। कि WEP के अंदर आपकी सिर्फ एक एल्गोरिथम यूज हो रही थी, जिसका नाम था RC4। उसके बाद जब आपका WPA आया, तो उसके अंदर आपका RC4 के साथ में एक नई एल्गोरिथम डाल दी, जिसका नाम था दिया गया आपका TKIP। TKIP की फुल फॉर्म होता है आपकी टेम्परेरी की इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, टेम्परेरी की इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल। तो इस WPA के ऊपर भी टेस्टिंग शुरू करी गई, अटैकर्स ने टेस्टिंग करना शुरू किया, तो उन्होंने इसको भी वही चीज फाइंड आउट करी कि ये भी आपका डोस अटैक की प्रोटेक्शन इसमें भी नहीं है, इजिली डोस अटैक हो पा रहा है, पासवर्ड की सिक्योरिटी भी इसके अंदर कुछ भी नहीं है आपकी। और सबसे बड़ी चीज कि वाईफाई से जब भी हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे हैंडशेक बनते हैं। तो इस WPA को अटैकर क्या कर रहे थे? इजिली हैंडशेक कैप्चर करके पासवर्ड करेक्ट करवा रहे थे। WPA के अंदर दोबारा से इश्यू आ गया कि RC4 के साथ में TKIP सिक्योरिटी डाल दी, फिर भी यही सेम इश्यू आ रहा है ना। देन उसके बाद आया आपका WPA2, जो अब हम यूज करते हैं, आपका WPA2 PS के यूज करते हैं ना। तो इसमें PS के आपका क्या है? प्री शेयर्ड की। कि अगर आपको WPA से कनेक्ट होना है, WPA2 से कनेक्ट होना है, तो आपको प्री शेयर्ड की लेनी पड़ेगी, राउटर उसको वेरीफाई करेगा। WPA2 की बात तो बता रहा हूँ, कि इस केस में क्या हुआ, कि हमारे पास में जो भी नई की आई, जो भी हम कनेक्ट होने के लिए की डालेंगे, वो राउटर से वेरीफाई होगी। ठीक है, और इसमें जो आपका डेटा, जो भी प्रॉपर हम कर रहे थे कम्युनिकेट, जो भी पर्सन कनेक्ट हो गया, जैसे मैं एक जेन्युइन पर्सन हूँ, सामने वाला भी कोई जेन्युइन पर्सन है, दोनों वाईफाई से कनेक्ट हो चुके हैं, दोनों अगर कोई भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो नेटवर्क तो भाई, पैकेट्स तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इस WPA2 के अंदर जो भी आपके पैकेट जा रहे थे, प्रॉपर इंक्रिप्ट होकर जा रहे थे, कि उसको किसी भी तरीके से कैप्चर ही नहीं किया जा रहा था, तो आपका कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ ही है। बट वही सेम इशू आया कि अटैकर ने डीडोस निकाल लिया इसके ऊपर। ये जो है आपका डीडोस को लेके वनडेबल था आपका, और इसके अंदर भी हैंड से कैप्चर हो रहे थे। बट यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या रही, कि हमारा डेटा इंक्रिप्ट होगा 100%। और डेटा इंक्रिप्ट करने के लिए जो आपकी एल्गोरिथम लगाई गई IEEE ने, वो एल्गोरिथम ऐड कर दी आपकी AES, और RC4 को हटा दिया है। कि WEP के अंदर आपकी RC4 आई, वनडेबल था। WPA आया, तो उसके अंदर RC4 के साथ में ऐड कर दी गई TKIP। नेक्स्ट आया आपका WPA2 PSK, जो अब आपका चलता है WPA2। तो इसमें IEEE ने क्या करा, आपका RC4 हटा दिया, TKIP हटा दिया, सिर्फ आपका AES रखा। AES की फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये आपका पूरा का पूरा A to Z जो डेटा, उसको इंक्रिप्ट कर देता है, देख ही नहीं सकता अटैकर, किसी भी तरीके से नहीं देख सकता। तो ये काफी अच्छा सिक्योरिटी का है, और आपका अब तक चल रहा है। ठीक है, बट इसके अंदर सबसे बड़ी वीकनेस क्या आई? हैंडशेक कैप्चर की। हैंडशेक कैप्चर की कई है, जैसे कंपनी की मॉडेम उन्होंने यूज कर ली, और फिर उसको अपने घर पे जाके क्रैक करने की कोशिश करते वाईफाई, है ना। कई हैं ऐसे बैठे हैं, गले में हेडफोन जैसे लगा के बैठे रहते हैं। तो इसके अंदर भी आपका हैंडशेक कैप्चर हो रहा था, सबसे बड़ी वर्नेबिलिटी आई। बट डेटा सिक्योर हो रहा था, इसलिए कंपनी आज भी WPA2 PS के आपका यूज करती है। फिर आपका अब तक का जो सबसे मोस्ट सिक्योर जो प्रोटोकॉल है, वो आपका चल रहा है WPA3। अब यहाँ पर कंपनी ने क्या करा, सारे प्रोटोकॉल हटा दिए। कुछ जो लेटेस्ट वाले हैं ना, तो शाह सीरीज के उसके अंदर डाल दिए। और सबसे अच्छी चीज ये है इसके अंदर, कि हैंड से कैप्चर नहीं होता इसमें। इवन अगर WPA3 है, अगर हम किसी भी टूल से अगर हम हैंड से कैप्चर करने की कोशिश करें, तो WPA3 हैंडशेक नहीं कैप्चर करने देता आपको, कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। कोई भी टूल यूज कर लो, किसी भी तरीके से टूल यूज कर लो, आपके सामने हैंड से कैप्चर करने ही नहीं देगा। हाँ, और किसी भी तरीके से कैप्चर कर भी लिया, तो उसको क्रैक नहीं करने देगा।
ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो इससे पहले जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊं तो हमने जैसे अपने क्लास में डब्लू हमने वाईफाई क्रैक करने की कोशिश करी तो हैंडशेक हमने बना लिए और उसके ऊपर हम डिक्शनरी अटैक प्रोवाइड करवा रहे थे पासवर्ड निकालने के लिए। बट WP3 के अंदर क्या सिक्योरिटी आ गई कि सबसे पहली बात तो आप हैंडशेक नहीं बना सकते, और इन केस किसी भी तरीके से टूटे फूटे आपने हैंडशेक बना भी लिए तो आप उसके ऊपर ऑफलाइन अटैक नहीं कर सकते हो। ऑफलाइन अटैक करा, उसके अंदर जो भी एल्गोरिथम है वो रैंडमली कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है, तो आपका जो है सारा कुछ चेंज होता रहेगा, तो आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट कभी आ ही नहीं पाएगा। ये उसके अंदर ऐसे एल्गोरिथम डाल दी जो कि हर कुछ सेकंड में, हर कुछ मिनट में अपना जो डेटा है ना कंप्लीट का कंप्लीट चेंज कर देगी। सिक्योरिटी लगी, डीडोस अटैक की प्रोटेक्शन डाल दी। डीडोस किस पे करोगे? WPA3 पे। और कैसे करोगे? जब आप उससे कनेक्ट हो पाओगे या जब आप उसको कैप्चर कर पाओगे, हैं तभी तो कर पाओगे। बट WPA3 से हम कैप्चर भी नहीं कर सकते, हैंडशेक भी नहीं बना सकते, डीडोस भी नहीं कर सकते, ऑफलाइन अटैक भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपका जो WPA3 है आपका अब तक का सबसे सिक्योर वर्जन है। जब आपका WPA3 इम्प्लीमेंट हुआ आज से 1-2 साल पहले, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, रिसेंटली आया, पिछले साल या 1-2 साल हुए होंगे इसमें आया, तो इसके अंदर सबसे बड़ी वर्नेबिलिटी है ड्रैगन ब्लड के नाम से। ठीक है, ड्रैगन ब्लड के नाम से इसके अंदर सबसे बड़ी वर्नेबिलिटी आई थी, बट उसको भी पैच कर दिया गया। तो अगर कोई WPA3 को हैक करना चाहता है तो ड्रैगन ब्लड के हम ट्राई करेंगे। अगर हमें कोई ऐसा वाईफाई का नेटवर्क मिल जाए जो कि ड्रैगन ब्लड जिसमें वर्नेबिलिटी हो, तो हम ट्राई कर सकते हैं कि क्या पता हमें उसका पासवर्ड या हैंडशेक मिल जाए। बट अगर ड्रैगन वर्नेबिलिटी नहीं मिली उसके ऊपर, देन फिर हमारे पास में लगभग इम्पॉसिबल है कि हम उसको क्रैक कर दें। तो इसीलिए आपका WPA3 आपका अब तक का सिक्योर है। जनरली आपके 50 स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको सारी थ्योरी इतने में बता दी है, फिर भी हम इसको एक बार ओवरव्यू कर लेंगे और कल फिर अपना प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो आज के लिए थ्योरी इतनी अनफ है। ठीक है। ओके। ठीक है, समझ आया आपको जो बताया गया इसमें? हाँ जी सर। ठीक है।